नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं नवल जहांगीर आपका एनकेएस बायोलॉजी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम आपको पढ़ा रहे हैं लैब स्टूडेंट की बायोलॉजी, जिसमें हम सेल बायोलॉजी का आज 4 टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें हम न्यूक्लियस और क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। ये जो बायोलॉजी है नॉट ओनली केवल लैब असिस्टेंट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और जो भी बायोलॉजी के एग्जाम हैं जैसे कि नीट वगैरह जो बच्चे देते हैं उनके लिए भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, बनते हैं, बायोलॉजी से क्वेश्चन बनेंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। क्रोमोसोम और न्यूक्लियस तो आप लोग जानते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। और न्यूक्लियस क्या होता है? सेल का कंट्रोलर ऑफ सेल क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, जब इसको किसके थ्रू, माइक्रोस्कोप के थ्रू, सबसे पहले बात करते हैं केंद्रक की खोज किसने करी है। कोशिकीय अंगक केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। याद रखना 1831 में, 31 में 31, याद रखना, ये डाटा पूछ सकते हैं क्योंकि इस बार जो अधीनस्थ बोर्ड है वो क्वेश्चन यहां से ले आया था एनसीईआरटी में एज इट इज। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 से पूर्व की थी, मतलब इससे भी पहले। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछ सकता है कि 1831 के बाद में करी थी या पहले करी थी। तो ये पूर्व इंपॉर्टेंट है, पूर्व इंपॉर्टेंट है। 1831 तो है ही सही, लेकिन उससे पहले ही केंद्रक की खोज हो चुकी थी। और अभी हम इससे पहले पढ़कर आए थे किसकी, सेल मेम्ब्रेन की, वो तो 1855 में हुई थी। तो बाद में फ्लेमिंग ने केंद्रक में मिलने वाले पदार्थ को क्षारीय रंग से अभिरंजित किया और उसे क्रोमेटिन नाम दिया। अब ये कौन से रंजक से? क्षारीय रंग के से रंजित किया इन्होंने। तो स्ट्रक्चर देखते हैं, ये न्यूक्लियस पर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, उसमें पोर होते हैं, जो एमआरएनए बनता है वो बाहर आता है। न्यूक्लियोलस होता है, इसके अंदर नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन होता है, इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म इसका लिक्विड होता है, और ये आउटर मेम्ब्रेन कनेक्ट होकर बनाती है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसको ध्यान से देखिए, ये तो बाहर वाला तो हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये है हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियोलस स्ट्रक्चर। और ये क्रोमेटिन का नेट क्या बनाता है, यहाँ पर क्रोमेटिन नेट बनता है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन से। तो इसमें हमें 4 पार्ट पढ़ने हैं। सबसे पहले तो बाहर की मेम्ब्रेन, फिर न्यूक्लियस का जो द्रव है न्यूक्लियोप्लाज्म, फिर क्रोमेटिन नेट और न्यूक्लियोलस। देखिए इसके क्या क्या कार्य होते हैं। देखिए, अंतरकला अवस्था केंद्रक अत्यधिक फैली हुई विस्तृत केंद्रकीय प्रोटीन की बनी होती है। सबसे पहले तो देखो, यदि हम सेल डिवीजन की बात करें तो 2 अवस्थाएं होती हैं, एक तो होती है इंटरफेज और एक होती है एम फेज। हम एम फेज में न्यूक्लियस की स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि उस टाइम वो डिसअपियर हो जाता है, उसके सारे सेल ऑर्गन क्या करेंगे, डिसअपियर हो जाते हैं सेल के। तो हम लोग यहाँ पर न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं कौन सी वाली स्टेज में, इंटरफेज में। इंटरफेज में ये हमको यहाँ पर विस्तृत केंद्रीय प्रोटीन तंतु की बनी हुई दिखाई देती है, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। और ये क्रोमेटिन याद रखना किसका बनता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं क्या, क्रोमेटिन। अब यही क्रोमोसोम बनाते हैं कंडेंस होकर। केंद्रीय अधात्री में एक या अधिक गोलाकार संरचनाएं मिलती हैं जिसे केंद्रिका कहते हैं। ये रही केंद्रिका। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि केंद्रक आवरण 2 समांतर झिल्लियों से बना होता है जिनके बीच 10 से 5 नैनोमीटर के रिक्त स्थान पाए जाते हैं, जिसे परिकेंद्रीय अवकाश कहते हैं। 2 मेम्ब्रेन के बीच का जो अवकाश है उसे बोलते हैं परिकेंद्रीय अवकाश। यह आवरण केंद्रक में मिलने वाले द्रव व कोशिका द्रव के बीच अवरोध का काम करते हैं। बाह्य झिल्ली सामान्यतः ईआर के साथ सतत रूप से जुड़ी होती है व इस पर राइबोसोम भी जुड़े होते हैं। निश्चित स्थानों पर केंद्रक आवरण छिद्र के कारण विच्छिन्न हो जाते हैं। यह छिद्र केंद्रक आवरण दोनों झिल्लियों के संलग्न से बनता है। यहाँ पर ये होते हैं न्यूक्लियर पोर, ये रहे न्यूक्लियर पोर, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में होते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं इन्हें। इन छिद्रों से होकर आरएनए व प्रोटीन अणु केंद्रक से कोशिका द्रव में आते हैं, कोशिका द्रव्य से केंद्रक की ओर जाते हैं। साधारणतः एक कोशिका में ही एक ही केंद्रक मिलता है, लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि किसी कोशिका में इनकी संख्या क्या है, 1 से ज्यादा हो सकती है। जैसे कि आप लोगों का हम पढ़ेंगे वहां पर एंडोस्पर्म पढ़ते हैं प्लांट में जैसे कि आप लोग प्लांट के अंदर यदि हम बात करें
तो कोकोनट के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है वो पॉलीन्यूक्लिएट होता है। लिक्विड एंडोस्पर्म, बहुत सारे क्या होते हैं उसमें, न्यूक्लियस होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सेल होती है जिसमें न्यूक्लियस नहीं मिलते हैं। अपवाद स्वरूप जैसे कि कुछ परिपक्व कोशिकाएं केंद्रक रहित होती हैं, जैसे कि स्तनधारियों के जीवों की रक्ताणु, हमारी आरबीसी, परिपक्व आरबीसी में, मैमेलियन आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। वह संवहनीय पादपों के चालनी नलिका तत्वों में, चालनी नलिका तत्व हमने पढ़ा था इसमें प्लांट टिश्यू के अंदर, जो फ्लोएम टिश्यू होता है, फ्लोएम के 4 भाग होते हैं जिसमें हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब्स। तो सीव ट्यूब्स की बात कर रहा है, उसमें केंद्रक एब्सेंट होता है। केंद्रीय अधात्वी पदार्थ जो हम बात करे थे, इसके अंदर क्रोमेटिन, वो कंडेंस्ड होकर हमारे पास में क्रोमोसोम बनाता है। जो क्रोमेटिन था वो इस तरह से कंडेंस्ड होता है, और ये कौन से स्टेज में, प्रोफेज स्टेज में इस तरह का क्रोमोसोम दिखाई देता है। क्रोमोसोम में यहाँ 2 प्रोटीन के तंतु होते हैं जिन्हें काइनेटोकोर कहते हैं, और ये स्ट्रक्चर जिसे हम जहां से संकीर्ण होता है क्रोमोसोम उसे बोलते हैं सेंट्रोमियर, और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं एक तरह से। देखिए, केंद्रीय अधात्र या केंद्रक द्रव में केंद्रिका व क्रोमेटिन मिलता है, गोलाकार केंद्र के केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। केंद्रिका झिल्ली रहित वह संरचना है जिसका द्रव केंद्रक में सतत संपर्क में रहता है। यह सक्रिय राइबोसोम आरएनए संश्लेषण के स्थल है। याद रखना इंपॉर्टेंट, केंद्रिका किसका संश्लेषण है, आरएनए का। आरएनए के संश्लेषण किसमें होते हैं, केंद्रिका के अंदर। जो कोशिका अधिक सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण करती है उनमें बड़े व अनेक केंद्रिकाएं मिलती है। जिन कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण सक्रिय होता है, आप याद करें कि अंतरावस्था इंटरफेस में ढीली अस्पष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन तंतुओं की जालिका मिलती है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। अवस्थाओं की विभाजन के समय, जैसे हम आगे चलेंगे ना, विभाजन अवस्था के समय गुणसूत्र समान संरचना दिखाई देती है। क्रोमेटिन किसमें कन्वर्ट हो गए, गुणसूत्रों में। क्रोमेटिन में डीएनए व कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलते हैं जिसे हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। अनलाइन करें ना, ये रहा क्रोमेटिन, हिस्टोन प्रोटीन मिलते हैं। इसके अतिरिक्त नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी इसमें मिलते हैं। और मनुष्य की एक कोशिका में लगभग ये क्या है, 2 मीटर लंबा डीएनए कितने 46 गुणसूत्र या 46 गुणसूत्र और 23 जोड़े बनाता है। गुणसूत्र सिर्फ विभाजक कोशिकाओं में दिखाई देते हैं, मतलब सेल जब डिवाइड हो रही होगी एम फेज में ही गुणसूत्र दिखाई देते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्ण मिलता है जिसे गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर कहते हैं। ये रहा सेंट्रोमियर भी कहते हैं। इस पर बिंब आकार की संरचना मिलती है जिसे काइनेटोकोर। ये रहे 2 काइनेटोकोर होते हैं, 2 काइनेटोकोर होते हैं। अब ये काइनेटोकोर या सेंट्रोमियर कहां होगा, सेंटर में होगा क्रोमोसोम में। तो उसकी पोजीशन के आधार पर हमारे पास में 4 तरह के क्रोमोसोम होते हैं। सेंट्रोमियर बिल्कुल साइड पे मिले, बिल्कुल सेंटर पे मिले, सेंटर से थोड़ा दूर मिले, तो इस आधार पर हमारे पास में यहां पर 4 तरह के सेंट्रोमियर होते हैं। देखो कौन कौन से हैं। तारक काय गुणसूत्र के दोनों आधे गुणसूत्रों में से एक बिंदु पर पकड़कर रखना है। तारक काय का काम क्या है, गुणसूत्रों को यहां से पकड़ना है, इधर और इधर सेंट्रियोल पकड़ के रखता है। गुणसूत्र बिंदु स्थिति के आधार पर गुणसूत्र 4 प्रकार में विभाजित होते हैं। मध्य केंद्रीय, मेटासेंट्रिक। कौन सा होता है मेटासेंट्रिक, यदि हम बात करें तो ये रहा, बिल्कुल सेंटर में है, सेंट्रोमियर सेंटर में है, तो ये कैसा है, मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु के बीचों बीच स्थित हों, जिससे गुणसूत्र की दोनों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। उप मध्य केंद्रीय, सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक ये रहा, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर की ओर चला गया। गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु के मध्य से हटकर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक भुजा छोटी व एक भुजा बड़ी हो जाती है। तो ये तो छोटी वाली और ये बड़ी हो जाती है। अग्र केंद्रीय, एक्रोसेंट्रिक। गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु इसके बिल्कुल किनारे पर मिलता है, यहां पर मिल रहा है, ये सेंट्रोमियर यहां मिल रहा है, और ये वाली भुजा क्या है, लंबी हो गई है, जिसमें एक भुजा अत्यंत छोटी व एक भुजा अत्यंत बड़ी हो जाती है। जबकि अंतः केंद्रीय टिलोसेंट्रिक, ये रहा टिलोसेंट्रिक, ये रहा टिलोसेंट्रिक। तो 4 हमारे पास में गुणसूत्र हो गए गुणसूत्र बिंदु के आधार पर। गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के शीर्ष पर होता है, किसमें, टिलोसेंट्रिक में। एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक एंड टिलोसेंट्रिक। और ये पूरा एक क्रोमोसोम है जिसमें ये वाले पार्ट क्या कहलाते हैं, सैटेलाइट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सैटेलाइट रीजन। सैटेलाइट रीजन वो होते हैं जहां पर गुणसूत्र के अंदर डीएनए में इंफॉर्मेशन नहीं होती है।
अब यहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ है किसका, क्रोमोसोम के इंटरनल स्ट्रक्चर का। क्रोमोसोम में इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे बाहरी आवरण होता है पेलिकल। इसमें दो कॉन्सेक्शन होते हैं, ये है प्राइमरी कॉन्सेक्शन, सेकेंडरी कॉन्सेक्शन। दो टाइप के होते हैं, सेकेंडरी कॉन्सेक्शन सेकंड एंड सेकेंडरी कॉन्सेक्शन फर्स्ट, ये होता है पेलिकल। इसके अंदर इस तरह से हमारे पास में डीएनए होता है, ये क्रोमेटिन इस तरह से अटैच्ड होता है, मैट्रिक्स होता है, क्रोमोमियर्स होते हैं, और ये न्यूक्लियोलर रीजन होता है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, जिसको नोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, नोर। और ये टेलोमेरिक एंड होता है जो गुणसूत्रों को जोड़ने से रोकता है। इसके अलावा इसमें माइक्रोबॉडीज भी प्रेजेंट होते हैं, सूक्ष्मकाएं होते हैं जिनमें एंजाइम वगैरह भरे होते हैं। देखिए माइक्रोबॉडीज के बारे में, ये एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा पॉइंट है। बहुत सारी झिल्ली में आवृत सूक्ष्म थैलियां जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम मिलते हैं पौधे व जंतुओं में पाई जाती हैं। पहला है स्पिरोसोम। स्पिरोसोम मात्र पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, अंडरलाइन कर लेना, स्पिरोसोम केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है और पादपों में लिपिड संचय व संश्लेषण का प्रमुख स्थल है। पादपों में ही पाया जाता है, पादपों में लिपिड संचय और संश्लेषण कहाँ होता है, स्पिरोसोम में। स्पिरोसोम में जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं, अतः इसमें लाइसोसोम के समान क्रियाएं हो सकती हैं, अतः इसे पादप का लाइसोसोम भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन याद रख लेना कि पादपों में लाइसोसोम के समान कार्य कौन करता है, स्पिरोसोम करता है। इसका निर्माण SER द्वारा होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा। इनकी प्रचुर मात्रा तेलीय बीजों में भ्रूणपोष में प्रेक्षित होती हैं। जो फैटी सीड होते हैं ना, उनके एंडोस्पर्म में मिलता है ये। परोक्सिसोम या यूरिकोसोम, ये दोनों में मिलता है। ये जंतुओं में परोक्साइड के उपापचय से संबंधित है। कैटालेज H2 हाइड्रोजन परोक्साइड को जल व ऑक्सीजन में अपघटित करता है। जैसे कि हमारे पास में ये H2O2 परोक्साइड है, इसको तोड़ दिया किसमें, H2O एंड देन हाफ ऑक्सीजन में, कौन काम करेगा, कैटालेज। और ये पूछा गया है एग्जाम में, क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है, कैटालेज एंजाइम याद रखना। पादपों में हरित ऊतकों की कोशिकाओं में परोक्सिसोम पाए जाते हैं, ये प्रकाश श्वसन से संबंधित पादप होते हैं, यहाँ प्रकाश श्वसन से संबंधित क्रियाएं होती हैं। पादपों में कोशिकाओं में परोक्सिसोम बसीय बीजों के अम्लों के बीटा ऑक्सीडेशन से भी संबंधित है। बीटा ऑक्सीडेशन का होता है परोक्सिसोम में। नेक्स्ट माइक्रोबॉडीज है हमारी ग्लाइऑक्सिसोम। ग्लाइऑक्सिसोम मात्रा पादपों में विशेषकर बसीय बीजों व रंध्रों की रक्षक कोशिकाओं व अपरिपक्व बीजों फलों में पाए जाते हैं। ग्लाइऑक्सिसोम तेल युक्त बीजों, अरंडी के बीज, मूंगफली के बीज आदि ईस्ट कोशिकाओं या द्वार कोशिकाओं में पाया जाता है। ग्लाइऑक्सिसोम अत्यधिक विशिष्ट परोक्सिसोम माने जाते हैं। ग्लाइऑक्सिलेट एसिड चक्र या ग्लाइऑक्सिसोम के में संपन्न होता है। यह चक्र वसा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है। जंतुओं में यह परिवर्तन संभव नहीं होता क्योंकि इनमें ग्लाइऑक्सिलेट एंजाइम नहीं होता। इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ याद रखना इस चीज को। तो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है और सेल कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम सेल डिवीजन लेकर आएंगे। जो भी आपको डाउट हो प्लीज आप कमेंट करके मुझे बता देना। थैंक यू सो मच।